नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। यदि आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली आपका यूपीपीसीएल TG2, यूपी आरविनल TG2 और DRDO सहित MP में भी अब TO की वैकेंसी आ चुकी है। 5 से 7 बड़ी भर्तियां आपके सामने है। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में अब तक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आई होप हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। एक बार दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, विश्वास है वो हमारे साथ कनेक्ट जरूर होंगे। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाइए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस की PDF हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन सुन लीजिए, आंसर करने का मौका मिलेगा, उत्तर जरूर कीजिएगा। सवाल है कि एक DC मशीन पर अप्लाइड वोल्टेज 230 वोल्ट है। अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए बैक EMF का मान कितना होना चाहिए। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो और वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसको पता होगा इस पॉइंट के बारे में। दोस्त, इस एक लाइन से कुल 6 तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मैंने हर बार आपको करवाए हैं। आई होप आपने हमारे सभी क्वेश्चन देखे होंगे। यानी अगर आपको एक लाइन याद है तो यहाँ से 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिनका आप उत्तर कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे समझने का प्रयास करें। आइए मैं आपको बताता हूँ पॉइंट क्या है। सबसे पहले एक लाइन याद करवाता हूँ, हमेशा इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। एक DC मशीन में अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने की पहली शर्त होती है कि बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। यानी यूँ कहा जाता है कि जब बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का आधा हो तो एक DC मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो पॉइंट नंबर 1 बन गया। सेकंड पॉइंट सुनिए, आजकल इसको वो वाइस वर्सा कर देता है। वाइस वर्से का मतलब उल्टा। यानी दूसरा सवाल वो ये भी तो दे सकता है कि एक DC मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति उस समय अधिकतम होती है जब सप्लाई वोल्टेज बैक EMF के 2 गुने के बराबर हो। बात तो एक ही है, लेकिन पॉइंट तो दोनों दे सकता है ना। यानी बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का आधा या फिर सप्लाई वोल्टेज बैक EMF का 2 गुना। 2 क्वेश्चन हो गए। अब 2 बनते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल। जैसे पहला न्यूमेरिकल तो यही दे दिया था कि सप्लाई वोल्टेज अगर 230 वोल्ट है तो बैक EMF का मान बताओ कितना है। तो 115 वोल्ट आपका यहाँ उत्तर होगा। ए ऑप्शन जिसने भी किया है बिल्कुल सही उत्तर आपने किया है। सेकंड सवाल उल्टा कि अगर बैक EMF 115 वोल्ट है तो अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए मोटर पर अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा बताइए। ऐसा भी तो दे सकता है। उस समय आपको 230 वोल्ट उत्तर करना है। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। 2 और बताता हूँ, सुनो, जो आजकल पेपरों में आते हैं। सवाल पूछा गया कि एक DC मशीन जब अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है तो सप्लाई वोल्टेज और बैक EMF का अनुपात कितना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया। अब हो सकता है ना कि इस बार आपके उल्टा से चेंज करके पूछ ले कि अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है उस समय एक DC मोटर में बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होता है। ऐसा भी तो क्वेश्चन दे सकता है वो। भाई 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी वाइस वर्सा दे सकता है कि नहीं बताओ। तो मेरे डियर, इसका जो ऑप्शन पहले वाले का आपको करना है वो तो आएगा 2 और सेकंड वाले का जो उत्तर करना है वो आएगा 0.5। बात समझ में आ गई ना। ये थे कुल हमारे 6 क्वेश्चन। बताओ एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सीखने को मिले कि नहीं। चलिए सेकंड सवाल का आंसर कर दीजिए। तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा दीजिए लाइक वाला बटन। हाँ, आप इसे कह रहा हूँ, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दबा दीजिए लाइक वाला बटन। लेकिन हम बड़े मोटिवेट होंगे, नए वीडियो जल्द लाने का प्रयास करेंगे।
हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं प्लीज़ किसी एक ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए सेकंड सवाल देखो आपके सामने क्या कह रहा है, डिफरेंशियल रिले का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। देखो डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर, ठीक है। अंतर किस चीज़ का होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे हमारा RCCB या ELCB बोलते हैं ना अपन जिसको, अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, वो भी एक प्रकार का डिफरेंशियल रिले ही तो है। वो ये देखता है कि फेज में से जितना करंट गया था क्या न्यूट्रल में से वापस उतना ही करंट आ रहा है क्या। अगर फेज में जाने वाली करंट न्यूट्रल में जाने वाली करंट दोनों बराबर है तो ELCB चलती रहती है। जितना करंट फेज लेकर जा रहा है लेकिन यहाँ से कुछ अर्थ हो गया मान लो, उतना न्यूट्रल में से वापस नहीं पहुँच रहा है, तो ये जो करंट में अंतर आया, डिफरेंस आया है, ELCB तुरंत उसी टाइम ट्रिप करवा देगी। इसी तरह के अलग अलग रिलेज आते हैं जो करंट को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वोल्टेज को डिटेक्शन के लिए भी काम में आते हैं। डिफरेंशियल रिले का मतलब होता है दो राशियों में अंतर करते हुए कोई रिले लगाना। तो हम इसको फीडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटर में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑल अबव का ऑप्शन यहाँ आपका सही रहेगा। लेकिन फिर भी इनमें जो विशेष प्रकार की रिले काम में लेते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। फीडर के लिए एक विशेष रिले आती है जिसका नाम है ट्रांसले रिले। यानी ट्रांसले रिले निम्न में से किसके लिए यूज की जाती है। अगर ये क्वेश्चन हमारा होता तो आपका ए उत्तर सही होता। फीडर के अलावा और किसी पॉइंट के लिए ट्रांसले रिले का उपयोग नहीं होता है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर के लिए एक विशेष प्रकार की रिले है जिसका नाम है बकोलज रिले। ये केवल ट्रांसफार्मर में लगती है और किसी भी उपकरण या युक्ति के लिए नहीं लगती। इसी तरह से अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों के लिए, मैं बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूँ, है ना। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों के लिए एक प्रोटेक्शन होता है, उसे बोलते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन या मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, बात एक ही है। सिटी युक्त प्रोटेक्शन होता है ये, ठीक है। चलिए ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखो, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला उपकरण कम प्रतिरोध वाले शंट के साथ किस तरह से काम करेगा। उत्तर बताइए, तब तक मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। PMMC उपकरण केवल DC पर काम में लिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि ये DC का करंट नापने के लिए भी काम में आते हैं और DC की वोल्टेज नापने के लिए भी काम में आते हैं। इसका मतलब PMMC दो तरह के मीटर होते हैं, एक तो एम्पीयर मीटर और एक वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या है कि हम एक PMMC मीटर को आसानी से एक एम्पीयर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसी PMMC मीटर को हम आसानी से वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। सिंपल सा बेसिक फंडा है कि एम्पीयर मीटर में शंट लगा देंगे और वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर यानी वर्धक लगा देंगे। तो अभी आपका उत्तर क्या आना चाहिए बताओ। बिल्कुल बी उत्तर आएगा, कम प्रतिरोध के साथ एक एमीटर की भांति काम करेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध के साथ वो कैसे काम करेगा, एक वोल्ट मीटर की भांति काम करेगा, ठीक है। चौथा सवाल आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, लगाइए दिमाग अपना, कीजिए कैलकुलेशन और कमेंट कीजिए फटाफट से अपना आंसर। तब तक मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो यार, शेयर करना है ज़रूर, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे आपने किस किस ग्रुप में शेयर की है। लेप बाउंड DC मशीन है, 400 चालक है, 8 पोल है। DC वोल्टेज प्रत्येक चालक में जो उत्पन्न हो रहा है वो 2 वोल्ट है, सॉरी DC वोल्टेज नहीं, वोल्टेज उत्पन्न 2 वोल्ट है। तो मशीन का जनरेटिंग वोल्टेज कितना होगा, यानी प्रेरित EMF का मान पूछा है आपसे। देखो लेप बाउंड की एक विशेषता होती है और हम सभी जानते हैं कि जितने पोल होते हैं ना उतने ही समांतर पथ होते हैं, समझ रहे। जितने पोल उतने ही समांतर पथ, यानी हमारे जो वोल्टेज के पैरेलल पाथ है वो कितने हो गए फिर यहाँ पर 8। अब मैं इन्हें पैरेलल पाथ नहीं
मैं इन्हें एक बार सेल बोल दूं आपको समझाने के लिए। यानी हमारे पास 8 सेल है और वो जुड़े हुए कैसे हैं? समांतर में। इसका मतलब परिणामी आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 सेल के बराबर होगा, क्योंकि समांतर में तो वोल्टेज बढ़ती नहीं है ना। इसका मतलब हमारे यहाँ पर भी क्या है कि प्रति समांतर पथ पर पैरेलल पाथ जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा बस वही फाइनली आउटपुट वोल्टेज होगा। निकाल दीजिए भाई। इसके 2 तरीके हैं। कुल 400 चालक है, एक पोल में कितने चालक आएंगे फिर निकाल दो। कितने आए? 50 चालक। एक चालक 2 वोल्ट पैदा करेगा, यानी 100 वोल्ट एक रास्ते पर उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे लिए तो 8 रास्ते समांतर में है। अब एक रास्ते की 100 वोल्ट है तो 8 रास्ते समांतर में हो या 800 रास्ते पैरेलल में हो, आउटपुट वोल्टेज पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो हमारा यहाँ आंसर रहेगा ए, 100 वोल्ट इसका उत्तर आएगा। ठीक है, 100 वोल्ट आपको यहाँ उत्तर करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट टाइम यूपीपीसीएल में आया भी था। तो इससे थोड़ा सा ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये तो मैंने वैसे कई बार करवाया है ना। आप इनको पढ़ो क्योंकि ऑप्शन इसके हिंदी में नहीं है। मैं बता देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, यानी तुल्यांक प्रतिरोध और लीकेज प्रतिघात। दूसरा कह रहा है चुंबकन धारा और कोर हानियाँ निर्धारित वोल्टेज पर। तीसरा कह रहा है कॉपर लॉस यानी ताम्र हानियाँ। चौथा कह रहा है बी व सी दोनों। तो कौन सा करेंगे बताइए। देखो हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी है उसमें क्या होता है एक्चुअल में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस की गणना मानते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस की गणना मानते हैं। लेकिन आजकल एक स्टेप और बढ़ गई मेरे डियर, आप याद रखेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कॉपर लॉस के अलावा बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, यानी तुल्यांक परिपथ पैरामीटर ज्ञात करते हैं, ये भी उत्तर आता है। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि इसे हम दूसरी भाषा में नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। और नो लोड टेस्ट के दौरान हम ये देखते हैं कि चुंबकन धारा कितनी है, लोहे हानियाँ कितनी है, नो लोड पर पावर फैक्टर कितना है, उसी से तो मैग्नेटाइजिंग घटक का पता। चलिए अगला सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहे हैं। लैंप की ऊर्जा दक्षता की इकाई क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना उसकी यूनिट पूछ रहा है अपन से, बता देंगे। दक्षता जो होती है ना वो हमेशा आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। ठीक है, अब आउटपुट के रूप में लैंप हमें प्रकाश देता है और इनपुट के रूप में वो शक्ति लेता है। प्रकाश ल्यूमन में होता है और शक्ति वाट में। इसका मतलब ल्यूमन प्रति वाट। ठीक है, बिल्कुल आप सबका यहाँ ए उत्तर सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ऑप्शन के साथ ही हमें यहाँ जाना होगा। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि 2 ट्रांसमिशन चालकों के बीच कोरोना तब उत्पन्न होगा जब वे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना कहते किसे हैं? शॉर्ट में सब जानते होंगे, चालक तार के चारों ओर की वायु का ब्रेकडाउन हो जाना, हवा का ब्रेकडाउन हो जाना ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है तो बता सकते हो ना, 3 किलोवोल्ट प्रति mm है। लेकिन याद रखना कोरोना के लिए हम mm नहीं सेंटीमीटर इकाई का यूज करते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना तब मानते हैं जब 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो। लेकिन आप दोनों ही उत्तर याद रखिएगा, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है एक ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना कब होगा। पहला उत्तर 3 किलोवोल्ट प्रति mm, जब एयर हो इससे ज़्यादा वोल्टेज हो तो एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी, या फिर 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर से अधिक वोल्टेज का मान हो तब एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसे बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो इसके 2 उत्तर है, जब उच्च विभवांतर हो लाइन में और चालक नज़दीक भी हो एक दूसरे के। तो डी उत्तर करेंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है।
सी नहीं कर सकते, यहाँ पर कैरी डीसी पावर इन्होंने लिखा है ना। डीसी में कोरोना को नहीं मानते, नगण्य माना जाता है, या कुछ जगह लेस कोरोना लिखा हुआ आता है कि डीसी चालकों में कोरोना कितना होता है, तो उत्तर आता है लेस कोरोना, या तुलनात्मक रूप से नो कोरोना भी कई जगह ऑप्शन आ जाएगा, पर ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है, ध्यान नहीं देना, कोई बात नहीं। 8वां सवाल देखो भाई, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जब एक कैपेसिटर को ओम मीटर के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ओम मीटर का पॉइंटर निम्न संकेत शुरू में देता है और फिर धीरे धीरे अनंत की स्थिति की ओर जाता है। इससे हमें पता लगता है कि ये कैपेसिटर क्या है। समझ गए? आइए ज़रा मैं आपको 2-3 थ्योरी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम मीटर का जो पैमाना होता है हम अनंत से शून्य की ओर मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि पॉइंटर 0 दिखा रहा है और फिर धीरे 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 गति करता हुआ अनंत की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ओम मीटर जो होता है ना, एक तरह से व्यू उत्पन्न एम्पीयर मीटर ही होता है। यानी इसके अंदर तो वास्तव में कॉइल वैसी होती है जैसे एम्पीयर मीटर की होती है, बस इसका जो स्केल का कैलिब्रेशन होता है ना, वो एम्पीयर मीटर वाली स्केल के कैलिब्रेशन का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक होगी, धारा अधिक होगी तो टॉर्क अधिक होगा, और जब टॉर्क उच्च होगा तो पॉइंटर गति अधिक करेगा, गति अधिक करेगा तो पॉइंटर आगे की तरफ जाएगा। अब अगर धारा नापनी होती तब तो हम यहाँ वैल्यू लिखते मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट दिखाता, लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस नापना है तो हमने रेजिस्टेंस में यहाँ क्या लिख दिया, मिनिमम कर दिया। स्केल को ही कैलिब्रेट करना था ना, पॉइंटर जितना ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ही कम है, तो हमने उल्टा ही कैलिब्रेट कर रखा है, इस साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ही कर रखी है। अब इसकी 2 चीज़ें आती हैं कि स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर हमेशा डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज कैपेसिटर में धारा अधिक चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। उच्च धारा थी इसलिए रेजिस्टेंस इसने कम दिखाया प्रारंभ में। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है तो कैपेसिटर की धारा घटती जा रही है, धारा घटती जा रही है तो टॉर्क घट रहा है, टॉर्क घट रहा है तो पॉइंटर वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, जिस तरफ हमने क्या लिखा हुआ है, अनंत। और ऐसा काम उस कैपेसिटर में होगा जो कैपेसिटर बिल्कुल सही होगा, सूटेबल फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के लिए बिल्कुल उचित है, लगा दीजिए इसे। शॉर्ट सर्किट तब होता जब शून्य पर जाती सुई और वहीं अटक जाती, वापस नहीं आती। ओपन सर्किट में ये होता कि वो अनंत पे ही सुई रहती और वहीं से कुछ दिखाती ही नहीं आपको, ठीक है। अभी आपका बी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे देखिए 9वां सवाल, एक ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को 100 के गुणक में स्टेप अप करता है, द रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी टू दैट इन सेकेंडरी। सवाल सुन लो पहले तो। ये कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज को स्टेप अप करने का घटक जो है ना वो 100 है। तो आप हमें ये बताइए कि I1 बटे I2 का अनुपात कितना होगा। I1 बटे I2 का अनुपात कितना होगा, समझ गए। प्राइमरी में करंट का सेकेंडरी में करंट से अनुपात पूछा है। देखो 100 के घटक का मतलब क्या है कि अगर हमारा V1 1 वोल्ट है तो V2 कितना है, 100 वोल्ट। माय डियर, ये आप सब जानते होंगे कि अगर एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट को स्टेप डाउन कर देता है। यानी VA रेटिंग जो होती है ना एक ट्रांसफार्मर में, वो हमेशा बराबर होती है। मतलब V1 इंटू I1 करोगे तो वो बराबर आएगा V2 इंटू I2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर करंट हमारा 100 एम्पियर प्राइमरी में था तो सेकेंडरी में करंट 1 एम्पियर ही रह जाएगा। तो 100 बटा 1 करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 100। बी ऑप्शन के साथ जाना है आप सभी को, 100 उत्तर कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और बाद में और समझना।
कई बार क्या ऑनलाइन जब करते हो तो उस समय थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है, चीज़ें बाद में समझते हो तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ पाते हो। अगला सवाल, रनिंग द मशीन एट नो लोड इज़ इनएडवाइजेबल। कौन सी मशीन ऐसी है जिसे बिना लोड के चलाने की सलाह नहीं दी जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं अटकना चाहिए। चलो मैं तब तक इसकी और पॉइंट लिखता हूँ, तब तक आप ऑप्शन पहचान जाएंगे शायद। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, ट्रैक्शन जॉब के लिए सूटेबल, ठीक है, टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती माना जाता है। हालांकि फील्ड पोल सैचुरेट होने के बाद तो टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती रहता है, लेकिन पहले आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती मानते हैं। क्रेन, होइस्ट, ट्रामवे, इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीसी सीरीज मोटर के बारे में। शंट मोटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कोई फटाफट से मुझे बता सकता है? हाँ, कांस्टेंट स्पीड मोटर, नियत गति वाली मोटर है, गति रेगुलेशन सर्वाधिक है, सबसे अच्छा यानी सबसे कम, है ना, गति रेगुलेशन सबसे अच्छा। और क्या बताएंगे? नो लोड से फुल लोड पर गति में केवल कुछ परिवर्तन, मशीन टूल के लिए मोस्ट सूटेबल, ठीक है। इंडक्शन मोटर का पता ही है। सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है? सेल्फ स्टार्ट नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, हंटिंग दोष होता है, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग आवश्यक हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, यही करवाएंगे आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कीजिए। लाइक्स की संख्या जब बढ़ती है तो ज़रूर नया कंटेंट जल्दी लेकर आने का प्रयास करते हैं। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक